नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने परिवार का, अपने शरीर का और खास करके अपने पढ़ाई का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अर्जुन और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। तो जैसे कि आपको पता भी होगा कि हमने क्लास 12th का जो फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट है उसका हमने न्यू कोर्स स्टार्ट कर दिया था, जिसके तहत हमने अपना 6 चैप्टर ख़त्म कर लिया है। और आज हम अपना 7वां चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसका ये पार्ट 1 है। समझ गए? चैप्टर कौन सा है हमारा? चैप्टर हमारा है शरीर क्रिया विज्ञान तथा खेल संबंधी चोटें। तो आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर को करने वाले हैं, लेकिन ध्यान देना, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इस चैप्टर का पार्ट 1 कराऊंगा। यानी इस चैप्टर का जो कुछ बचा हुआ, मतलब कुछ मैं आपको इस पार्ट में कराऊंगा और जो बच जाएंगे वो मैं आपको अगले पार्ट में कराऊंगा, यानी पार्ट 2 में। ठीक है, तो चलते हैं आगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आपने हमारे वीडियो को देखा है या फिर हमारे वीडियो को क्लिक किया है, तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, इसको आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। ठीक है, यानी जो हमारा बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑन कर लेना, ऑल पे सेट। ठीक है, देखो, अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम पे हमारा एक ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर लो। ग्रुप का हमारा नाम है A.K.NCERT स्टडी पॉइंट। ऐसा आप सर्च करोगे तो टेलीग्राम पे आ जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका कोई भी सवाल रहता है, कोई भी क्वेरी रहता है, तो आप मुझसे पर्सनली आकर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, बिल्कुल फ्री रहता है। ठीक है, आप आ सकते हो, वहाँ पर अपनी क्वेरी लिख सकते हो और आपका कुछ भी पूछना हो आपको तो पूछ सकते हो। ठीक है, यूजर आईडी आप सभी के सामने लिखा हुआ है ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। अब हम बात करते हैं, देखो टोटल आपके 10 चैप्टर दे रखे हैं, यानी 10 यूनिट हैं आपके इस बुक में से, जिसमें से हमने 6 चैप्टर तक तो कर लिया है। यानी जो आपका पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है, यानी 6 चैप्टर हमने इस बुक का खत्म कर लिया है और आज हम 7वें चैप्टर को देखने वाले हैं। एक बार आप विषय सूची देख लो। विषय सूची अगर आप देख लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। देखो, जो आपका पहला चैप्टर था उसका नाम क्या था? खेल कार्यक्रमों का प्रबंधन। यानी इसमें हमने ये समझा था, जो खेल होता है, कुछ भी होता है, टूर्नामेंट होता है, तो उसका जो कार्यक्रम है उसका प्रबंध कैसे करते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा चैप्टर था जिसका नाम था खेलों में बच्चे तथा महिलाएं। यानी खेल जो था उसमें बच्चे और महिलाओं की क्या भूमिका थी। जीवन शैली संबंधी बीमारियों के निवारण हेतु योग, यानी आप कह सकते हो कि जीवन शैली जो हमारा लाइफ स्टाइल है, उस समय जो भी बीमारी है हमारा, मान लो एक साधारण व्यक्ति है जिसका जीवन शैली बहुत ही मतलब साधारण सा है, तो उसके जीवन शैली में क्या रोग आ सकता है? पहला तो मोटापा सा आ जाएगा। मोटापा तो हर व्यक्ति के शरीर में देखने को मिलता है, क्योंकि आजकल का जो जमाना है कुछ उसी उसी प्रकार का हो चुका है, इसलिए जो वसा है वो शरीर में बढ़ जाता है। शारीरिक शिक्षा और खेल, वैसे ही हमारा पुराना इंडेक्स है, ठीक है ना, इसलिए आपको यहाँ पे दिख रहा है। और खेलों में पोषण और खेलों में परीक्षण तथा मापन, ये हमने कर लिया। तो आज हम 7वां चैप्टर को देखने वाले हैं। देखो, हमारा जो 7वां चैप्टर का नाम है शरीर क्रिया विज्ञान तथा खेल संबंधी चोटें। तो पहले मैं आपको इसका अर्थ बताऊंगा, अर्थ आपको समझ में आएगा तभी बात बनेगी। तो अर्थ बताने से पहले या फिर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस चैप्टर में टोटल हमारे टॉपिक कितने हैं। टोटल हमारे इस चैप्टर के अंदर 8 टॉपिक दे रखे हैं। अगर आपने इन 8 टॉपिक को समझ लिया ना, यानी आपने इस चैप्टर को समझ लिया, समझ आ रही है, तो यही है। तो आज का जो हमारा पार्ट 1 वाला वीडियो है ना, इसमें हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा इन टॉपिक को देखने वाले हैं। ठीक है, और जो हमारा छठा, सातवां, आठवां रह जाएगा, ये हम पार्ट 2 वाले वीडियो में देख लेंगे और चैप्टर हमारा वहीं पर समाप्त हो जाएगा। मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ कि हमारा जो चैप्टर है ना बहुत ईजी है। समझ में आ रहा है? बहुत ही ईजी चैप्टर हमारा है। इससे ज़रा मैं क्या कहूँ, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो के एंड तक बने रहना, तभी आपको चैप्टर के बारे में जानकारी मिल पाएगी, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम भी जल्दी ही शुरू होने वाला है। तो क्या करना है, आपको वीडियो को पूरा वॉच करना है और बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब तुरंत कर लेना है। ठीक है, तुरंत कर लो, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होता है। चैप्टर बहुत ईजी है, ऐसा मत सोचना कि चैप्टर का नाम लंबा है तो चैप्टर भी बहुत खतरनाक होगा, ऐसा नहीं है। चैप्टर बहुत ही ईजी है। चैप्टर का नाम क्या है पहले आपको समझ लो और इसका अर्थ क्या बनता है मैं आपको समझाता हूँ, यहीं पे समझ लोगे। यहाँ पर वीडियो स्किप मत करना, यहाँ पे आप समझ जाओगे, इसका मतलब आपने चैप्टर के पिलर को समझ लिया, यानी स्तंभ को समझ लिया, यानी जो उसका समरी था ना उसको आपने समझ लिया। देखो, चैप्टर का नाम है शरीर क्रिया विज्ञान तथा खेल संबंधी चोटें।
इस चैप्टर को दो टॉपिक को जोड़कर बनाया गया है। पहला हमारा क्या है, शरीर क्रिया विज्ञान। इसमें हम पहले ये समझेंगे कि जो शरीर हमारा पूरा होता है उसका जो भी क्रिया होता है ना, वो एक विज्ञान के रूप में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक हो जाता है। इसी चैप्टर के अंदर हमारा एक दूसरा टॉपिक भी डाल रखा है जिसका नाम क्या है, खेल संबंधी चोटें। समझ गया। इस चैप्टर में आप पहला ये समझोगे कि जो हमारा शरीर है मनुष्य का, ह्यूमन का जो शरीर होता है, ठीक है, मेल फीमेल जो भी हो, ह्यूमन का जो शरीर होता है उसकी जो भी क्रिया है, मनुष्य जो भी क्रिया करता है अपनी डेली लाइफ में, यानी सामान्य जीवन में, ठीक है, जो भी काम करता है, जो भी क्रिया करता है, तो उस क्रिया को, यानी मनुष्य के समस्त क्रियाओं को, यानी शरीर के समस्त क्रियाओं का जब भी हम अध्ययन कर देते हैं ना, तो वो किसी विज्ञान के तहत ही होता है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, जो फिजिकल एजुकेशन हमारा सब्जेक्ट है, ये भी एक विज्ञान का सब्जेक्ट है। इसको भी आप साइंस समझ सकते हो, इसमें मैथ भी है, साइंस भी है। ठीक है, तो शरीर क्रिया विज्ञान जो अर्थ है ये आप यहाँ समझ गए, यानी मनुष्य का शरीर है उसके समस्त क्रियाओं का अध्ययन हम किसी विज्ञान के तहत करते हैं। ये हमारा पहला टॉपिक हो जाता है। इसी में दूसरा टॉपिक हमारा है खेल संबंधी चोटें। यानी आप समझ सकते हो, जो खेल होता है, जो भी खेल होता है, फुटबॉल हो जाता है, हॉकी हो जाता है, क्रिकेट हो जाता है, या कोई भी खेल हो जाता है, तो उस खेल में जो खिलाड़ी होता है उसको चोट लग जाता है। तो पहले हम क्या समझेंगे कि उसकी समस्त क्रियाओं का अध्ययन करेंगे शरीर का। पहले शरीर का हम समस्त क्रियाओं का अध्ययन करेंगे, फिर मनुष्य जो भी खेल खेलता है उसमें उसको चोट क्यों लग जाता है ये समझेंगे। समझ गए। पहला टॉपिक अलग है, दूसरा अलग है। बिल्कुल समझ गए, बिल्कुल ठीक है। तो हम चलते हैं आगे। देखो यहाँ पर हमारा चैप्टर बिल्कुल स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद अगर आपने वीडियो स्किप कर दिया, यानी आप अपने क्लास के साथ अपने 12th क्लास को धोखा दे रहे हो, ठीक है, वीडियो स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट हमारा वीडियो है, और वीडियो को पूरा वॉच करना, आपका बहुत ज़्यादा फायदा है। देखो वीडियो बनाने में मुझे मेहनत बहुत लगता है, ठीक है, अगर आप वीडियो देखोगे ही नहीं तो मेरा कोई भी मतलब नहीं है आपके लिए वीडियो बनाना और इस टाइम को आपके वीडियो में बर्बाद करना। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि वीडियो पूरा वॉच करना है आपको, और चैनल पे नए हो तो वो सब्सक्राइब पहले कर लेना है। ठीक है, ये दो काम आप करोगे, यानी आपने हमारे चैनल को पूरा सपोर्ट किया है, पूरा एक तरह से कह सकते हो आप पूरा सहायता प्रदान की है। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि शरीर क्रिया विज्ञान जो शब्द आपको दिखता है, इस चैप्टर का पहला टॉपिक हमारा यही है कि शरीर क्रिया विज्ञान क्या है। तो इसका अर्थ समझ लेते हैं कि एक सामान्य सा क्या अर्थ होता है शरीर क्रिया विज्ञान का। देखो, शरीर क्रिया विज्ञान जो शब्द है ये बहुत ही अच्छा शब्द है और सामान्य शब्द है। जैसे कि आपने पहली क्लास में, दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में आपने ह्यूमन के शरीर के आंतरिक भागों का अध्ययन किया था या ऊपरी भागों का अध्ययन किया था साइंस वाले सब्जेक्ट में। विज्ञान जो हमारा था साइंस, उसमें आपने ये समझा था कि मनुष्य का आँख कहाँ पर है, नाक कहाँ पर है, मुंह कहाँ पर है, ठीक है, कान कहाँ पर है, कान का काम क्या होता है मनुष्य के शरीर में, आँखों का काम क्या होता है मनुष्य के शरीर में, मुंह का काम क्या होता है मनुष्य के शरीर में, दिल का काम क्या होता है मनुष्य के शरीर में, फेफड़े का काम क्या होता है, ठीक है, हृदय वायु का तंत्र का काम क्या होता है, ठीक है, श्वसन तंत्र का काम क्या होता है, मांसपेशियां जो हमारा है पूरा बॉडी, इसका क्या काम होता है। तो एक हम विज्ञान है, एक हमारा पुस्तक है, यानी वह विज्ञान जिसके तहत हमने ह्यूमन के शरीर के आंतरिक और ऊपरी जो भी हमारा क्रिया है होती है ना, यानी आप कह सकते हो किसी विज्ञान के तहत मनुष्य के शरीर के समस्त क्रियाओं का अध्ययन शरीर क्रिया विज्ञान कहलाता है। नाम से समझना चाहते हो आप तो अपने मेरे इस आवाज को ध्यान से सुनो और मैं क्या कह रहा हूं समझो। शरीर क्रिया विज्ञान, तीनों का मतलब यहाँ पे अलग अलग से है। ठीक है, शरीर का मतलब हो जाता है बॉडी, क्रिया का मतलब हो जाता है एक्टिविटी या कार्य, विज्ञान का मतलब साइंस, यानी वह साइंस जिसके तहत मनुष्य के समस्त क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, मनुष्य के शरीर के समस्त क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे शरीर क्रिया विज्ञान कहते हैं। समझ में आ गया। जिनको समझ में आ गया उनको तो बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, और जिनको नहीं आया उनको मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि वीडियो को ध्यान से देखा करो, तभी आपको समझ में आएगा। अभी समझ नहीं आया तो फिर बताता हूँ। देखो, शरीर क्रिया विज्ञान, शरीर और क्रिया और विज्ञान। शरीर का मतलब हो जाता है हमारा शरीर, क्रिया मतलब एक्टिविटी, यानी शरीर के द्वारा किया गया एक्टिविटी। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरा शरीर क्या कर रहा है, आपको बोलने का काम कर रहा है ना, तो यही है। अगर मान लो मेरे शरीर का समस्त क्रियाओं का अध्ययन किसी विज्ञान के तहत होता है तो उसको हम कहते हैं शरीर क्रिया विज्ञान। समझ गए, बिल्कुल बहुत इजी था, वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, तो अब हम समझते हैं अपने बुक के हिसाब से। तो बुक क्या कहता है, बुक कहता है कि वह विज्ञान जिसके अंदर शरीर के समस्त क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है शरीर क्रिया विज्ञान कहलाता है। जाहिर सी बात है, शरीर
का जो भी क्रिया है, जो भी क्रिया है, उसका अगर हम अध्ययन कर लेते हैं किसी विज्ञान के तहत, वो कहलाता है हमारा शरीर क्रिया विज्ञान। बहुत ही फोकस करके आपको बताया है, बहुत ही दम लगा के बताया है। अभी भी आपको समझ नहीं आया है तो अब हम क्या करें, है ना। तो इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा, बिल्कुल आ गया है। मेरे को तो नहीं लगता कि आपको समझ में नहीं आया होगा, आपको बिल्कुल आ चुका होगा। आ गया है तो कमेंट करके बताना कि आपको इसका अर्थ समझ में आया कि नहीं आया। देखो हमारा दूसरा टॉपिक है, मैंने आपको बताया था ना कि मैं आपको वो टॉपिक कराऊंगा ऊपर के रेड कलर वाले, और नीचे के आपको पार्ट सेकंड में कराऊंगा। तो देखो हमारा दूसरा टॉपिक है शारीरिक पुष्टि के घटकों को निर्धारित करने वाले कारक। देखो शारीरिक का मतलब क्या होता है, शारीरिक यानी शरीर, बॉडी, बॉडी के पुष्टि यानी शरीर के परमाणु का जो घटक है वो क्या है, उसको निर्धारित करने वाले कारक कौन से हैं। ये यानी मान लो आपको उदाहरण दूं तो ए नाम का शरीर है, ठीक है, और बी नाम का शरीर है। अब ए नाम का शरीर बी नाम के शरीर से बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसकी हाइट लंबी है, उसका बॉडी अच्छा है, उसका पाचन तंत्र अच्छा है, उसका रूटीन अच्छा है, उसका जीवन शैली अच्छा है, उसका बात विचार अच्छा है। तो उसका ए वाले का जो शरीर है वो बी वाले की तुलना में बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बी वाला क्या है, स्मोकिंग करता है, उसका बॉडी बहुत खराब है, उसकी हाइट कम है, उसका बॉडी नहीं है, शरीर में कोई त्वचा नहीं है, ऊर्जा नहीं है, सहन क्षमता नहीं है, शक्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जो बी वाला शरीर है वो ए वाले की तुलना में कमजोर है। अब ए वाला बहुत ही अच्छा शरीर है, तो क्यों है, इसके घटकों को निर्धारित करने वाला कारक कौन से, हम क्यों पता लगाते हैं कि ए वाला सही है और बी वाला खराब है, जाहिर सी बात है। तो इसी को समझते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लंबा टॉपिक जाएगा, ठीक है। वीडियो को पूरा देखना, अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो अभी वीडियो स्किप कर दो। मैं आपको बार बार नहीं कहूँगा क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब कई बच्चे क्या है कि उनके वीडियो जब हमारा देख रहे होंगे वो लोग, तो उनको आ जाता होगा, उनके पास प्रचार आता होगा, अब वो उसी प्रचार में चले जाते होंगे। तो आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, मान लो आप मेरे वीडियो को देख रहे हो, आपके सामने स्क्रीन के सामने जो है पबजी का या किसी गेम का कुछ आ जाए प्रचार, तो आप मेरे वीडियो को छोड़ के चले जाते हो। इससे आपका नुकसान होता है। वीडियो को पूरा देखना तो पूरा देख लो, ठीक है। अगर नहीं देखना तो आप मुझे कमेंट करो, ठीक है, तो भी हमारी कोई दिक्कत नहीं है। देखो जो हमारा घटकों को निर्धारित करने का कारक है वो पहला है शक्ति। जिस शरीर का, यानी मान लो मैं नाम ना लूं यहाँ पर, जो भी शरीर है ह्यूमन वाला, जो भी शरीर है जैविक वाला, जो भी शरीर है उसमें अगर शक्ति बहुत अच्छी है ना तो उसको हम कह देंगे अच्छा शरीर। बेसिक सा समझो, जो शरीर अच्छा है उसको हम अच्छा कह देंगे शक्ति को देखकर। अगर किसी शरीर में गति बहुत ज्यादा है तो वो शरीर भी अच्छा है हमारे नजर में। किसी के शरीर में लचक बहुत ज्यादा है, वो ऐसे आसन कर लेता है जो सामान्य व्यक्ति कर ही ना पाए। जैसे हम धनुरासन ले सकते हैं, धनुरासन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, उसके लिए हमें प्रयास लगता है। जो व्यक्ति रोजाना योगा करता है वो कर सकता है धनुरासन, लेकिन आप मान लो कोई व्यक्ति आज तक योगासन करता ही नहीं है, आज तक उसने किया ही नहीं है, तो वो धनुरासन कभी नहीं कर सकता, ठीक है, वो नहीं कर सकता। तो लचक भी देखा जाता है। सहन क्षमता मतलब क्या होता है, सहन क्षमता मतलब हो जाता है जब भी हम थक जाते हैं ना, तो ऐसा हमको महसूस होता है, जैसे मान लो आपको एक चावल का कट्टा मैंने आपको दिया, ठीक है, आप अपने घर से 10 किलोमीटर दूर हो, चावल का कट्टा आपने यहाँ से उठाया है, ठीक है, आप यहाँ से चलते 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 अपने घर तक पहुंच गए हो, बस 5 मिनट के रास्ता का फर्क है। आप थक तो गए हो, लेकिन आपने सोचा कि 5 मिनट तो है, मैं थोड़ा सा आगे ले जाता हूं। तो यही है सहन क्षमता, यानी थकने के बाद भी अपने कार्य को जारी रखना, ठीक है, थकने के बाद भी अपने कार्य को जारी रखने की मांसपेशियों की योग्यता सहन क्षमता कहलाती है, ठीक है। सिंपल सी भाषा में कहें तो, आसान कहूं तो थकने के बाद कार्य करने की योग्यता सहन क्षमता कहलाती है। और भी दूसरे लैंग्वेज आप कह सकते हो, परिभाषा इसके बहुत अलग अलग है। सहन क्षमता ये हो गया, समझ गए, यानी शक्ति यानी पावर। पावर जो होता नहीं है, किसी का हाथ बहुत अच्छा हो, जिसके अंदर ताकत हो, किसी के अंदर गति बहुत ज्यादा है लेकिन वो हड्डी है, किसी के अंदर हड्डी तो है वो शक्ति भी नहीं लेकिन लचक बहुत ज्यादा है, किसी के अंदर कुछ नहीं लेकिन सहन क्षमता बहुत ज्यादा है। तो इन्हीं 4 कारकों के वजह से हम ये कह सकते हैं कि ए नाम का व्यक्ति बहुत अच्छा है, बी नाम का व्यक्ति कमजोर है, ठीक है। अब मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर ना शक्ति है, ना गति है, ना लचक है, ना सहन क्षमता है, क्या वो अपना दैनिक कार्य कर पाएगा। मान लो आप उसको कहोगे यहाँ से वहां जाना है, 1 किलोमीटर साइकिल चलाना है, तो उसके अंदर गति तो है ही नहीं, वो कैसे जा पाएगा। शक्ति उसके अंदर है नहीं, साइकिल कैसे चलाएगा। लचक नहीं है तो पैडल कैसे मारेगा, और सहन क्षमता नहीं तो थक जाएगा, वहीं पर रुक जाएगा। यानी मनुष्य अगर अपने जीवन में कुछ करता है तो वो कहीं ना कहीं इन चारों चीजों को लपेट कर ही करता है, इन 4 चीजों की आवश्यकता होती है, ठीक है, समझ गए।
इससे आसान मैं आपको नहीं बता सकता, बहुत ही आसान बताया, वीडियो काफी लंबा जा रहा है। ठीक है, देखो शक्ति को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक, यानी ऐसे कारक जो शक्ति को निर्धारित करते हैं। अब मान लो किसी का शरीर बहुत अच्छा है, हमने पहचान लिया शक्ति बहुत है। अब शक्ति हम उसके अंदर पहचाने कैसे, ऐसे पता कैसे चलेगा कि ए नाम का जो व्यक्ति है उसमें शक्ति बहुत ज्यादा है, बी नाम का है उसमें कम है। तो देखो शक्ति को निर्धारित करने वाले भी कुछ कारक होते हैं जिसके तहत हम पता लगा सकते हैं कि ए नाम का जो शरीर है उसके अंदर शक्ति अधिक है और बी नाम के अंदर जो शरीर, उसका जो शरीर है उसके अंदर शक्ति नहीं है। तो पहले हम ये समझते हैं कि जो हमारा शक्ति है वो फंडा क्या है शक्ति का, शक्ति किसे कहते हैं। उदाहरण बहुत आपके सामने मैंने रख रखा है अच्छा सा। देखो शक्ति का क्या अर्थ होता है, शक्ति का अर्थ समझ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। शक्ति का अर्थ हो जाता है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। या मान लो कोई भी कार्य करने की हमारी मांसपेशियों की योग्यता जो है वो शक्ति कहलाती है। समझ गए, ये कहलाता है। अब शक्ति को निर्धारित करने वाले भी बहुत सारे कारक हैं, जैसे शरीर का भार हो गया, मांसपेशियों का आकार हो गया, मांसपेशियों की संरचना हो गई, गामक इकाइयों की संख्या हो गई। अब क्या है, जिन व्यक्तियों के शरीर में ये जो चार चीजें बहुत अच्छे से होंगे ना, तो हम कह सकते हैं उसके अंदर शरीर में शक्ति बहुत ज्यादा है। जैसे अपने शरीर को भी आप भाप सकते हो, यहाँ पर ये चारों चीज आपको बताऊंगा, अगर ये चारों चीज आपके शरीर में है यानी आप शक्तिशाली हो। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए आपके सामने एक फोटो है, एक ये साइड में जो आदमी दिख रहा है आपको थोड़ा सा, इसके शरीर को देखो और इसके शरीर को देखो। तो जो ये चश्मे वाला व्यक्ति है ए नाम का, और जो ये बिना चश्मे वाला व्यक्ति है बी नाम का, तो जो ए नाम का व्यक्ति है उसका हाइट भी कम है और उसका बॉडी भी कम है। तो शरीर का भार, अब जाहिर सी बात है ये जो बी वाला व्यक्ति है इसके अंदर शरीर में भार बहुत ज्यादा है। इसका वजन मेरे हिसाब से 120 किलो होगा, इसका वजन जो है 70 किलो होगा, तो वजन का भी फर्क है। ठीक है, यानी बी वाले में अगर शरीर का भार अधिक है तो हम कह सकते हैं उसके अंदर शक्ति कहीं ना कहीं विद्यमान है। मांसपेशियों का आकार, अब जाहिर सी बात है जो ए नाम का व्यक्ति है इसके अंदर मांसपेशियों की आकार ही नहीं है, बी वाले का तो बहुत ज्यादा बड़ा है, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारा शक्ति को निर्धारित करता है। मांसपेशियों की संरचना, जो हमारा ए वाला व्यक्ति है इसका मांसपेशियां जो है बहुत अलग तरीके से बना हुआ है, पेट थोड़ा बाहर है, लेकिन जो ये व्यक्ति बी वाला है इसका मांसपेशियों बहुत अच्छे से बना हुआ है, तो ये भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। गामक इकाइयों की संख्या, इसके शरीर में जो है ना गामक इकाइयों की संख्या अधिक है, यानी पता लगा लिया आपने। जाहिर सी बात है ये चार चीज जिस व्यक्ति के अंदर है ना तो उसके अंदर शक्ति सबसे ज्यादा है। फिजिकल एजुकेशन तो यही कहता है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं चारों चीज हैं क्या। बिल्कुल विस्तार से समझा रहा हूँ, एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, दो बार उदाहरण दे रहा हूँ। इससे अच्छा आपको यूट्यूब पे कहीं वीडियो नहीं मिलेगा। इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया ना तो मेरी गारंटी है, मैं 101% आपको गारंटी देता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो ये चैप्टर है ना, जो आपको इस चैप्टर से डर लग रहा था कि ये चैप्टर कितना लंबा है, टीचर के समझ आने के बाद मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा, तो भी कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएगा। बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ आपको और पॉइंट वाइज बता रहा हूँ, आप ध्यान देना। और नीचे आप देख रहे हो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो समझते हैं। देखो शरीर का भार का क्या मतलब है, नाम से पता चल जाता है। फिजिकल एजुकेशन है, नाम से ही पता चलता है यहाँ पर सब कुछ, यहाँ रटने की जरूरत ही नहीं, कुछ भी सब नाम से पता चल जाता है। नाम समझ लिया आपने, यानी आपने अंदर का काम भी समझ लिया। शरीर का भार यानी शरीर का वजन। अब यहाँ क्या पढ़ोगे, शरीर के भार का मतलब है कि अगर जिस व्यक्ति का शरीर भार जितना अधिक होगा उसकी शक्ति उतनी ही अधिक होगी, और जो क्योंकि अधिक भार वाला जो व्यक्ति है वो कम भार वाले व्यक्तियों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है। जाहिर सी बात है, नाम के आधार पे आप बता सकते हो। अब बुक तो इस लैंग्वेज में कहता है, आप किसी अलग लैंग्वेज में कह सकते हो, और कोई कुछ अलग लैंग्वेज में कह सकता है। यानी जो उसका अर्थ है वो हर व्यक्तियों का जो टोन होता है ना बोलने का, वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, समझ गए शरीर का भार। मुझे ये लग रहा है कई बच्चों को इस वीडियो को देखने के बाद मजा भी आ रहा होगा। अगर आपको मजा आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है वीडियो देखने के बाद, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। कमेंट भी आप क्या करो, आपका बहुत ज्यादा फायदा भी होता है। अब बात करते हैं मांसपेशियों का आकार। मांसपेशियों का आकार का क्या मतलब है, आकार मतलब वही साइज, और मांसपेशियां यानी शरीर का जो मांसपेशियां होता है। अब मान लो एक व्यक्ति है, उसका हाथ काट दोगे तो उसके अंदर कहीं ना कहीं शक्ति कम हो जाएगी, बॉडी बनने का चांस कम, भारी चीज नहीं उठा सकता वो, है ना। तो क्या है कि मांसपेशियां के आकार का मतलब है कि अगर जिस व्यक्ति का मांसपेशियों का आकार जितना बड़ा होगा ना उसके अंदर शक्ति उतनी ज्यादा बड़ी होगी। मान लो कि 5 फुट का आदमी है और कोई 6.5 फुट का आदमी है,
तो ये सारे 6 फुट और 5 फुट के बीच 1.5 फुट का अंतर है। और आप यही समझ सकते हो कि 1.5 फुट कितना ज़्यादा फर्क हो जाता है। अब जाहिर सी बात है, जो सारे 6 फुट वाला आदमी है वो 5 फुट वाले आदमी की तुलना में अधिक शक्तिशाली होगा, क्योंकि उसका शरीर ही ज़्यादा बड़ा होगा, है ना। तो यही फर्क है। तो हम कह सकते हैं कि मनुष्य का जो शरीर है या मांसपेशी है, उसका आकार अगर बड़ा है तो जैसे मान लो किसी का हाथ है, किसी का हाथ इतना सा है, किसी का हाथ बहुत ज़्यादा भारी है और बड़ा साइज का है, तो हाथ का भी फर्क पड़ता है यहाँ पर, है ना। तो यही है। समझ में आ रहा होगा आपको, बिल्कुल आसान है, मुश्किल तो नहीं लग रहा होगा आपको बिल्कुल। देखो, मांसपेशियों की संरचना, मांसपेशियां यानी हमारे शरीर का मांसपेशियां जो ऊपर आपको दिख रहा है। अब संरचना का मतलब हो जाता है, दूसरे लैंग्वेज में कहूं तो संरचना का मतलब हो जाता है बनावट। यानी मांसपेशियों की बनावट कैसी है, कैसे बना है वो मांसपेशियां। तो जाहिर सी बात है, ऐसे बन रखा है ना। देखो, मांसपेशियों की संरचना से हमारा तात्पर्य यह है कि क्वेश्चन लिखने का आंसर जो टोन होता है ना, टोन, क्वेश्चन का आंसर जब भी आप लिखते हो ना, तो इस तरह से लिखा करो कि मान लो योग से हमारा क्या आशय है, क्वेश्चन आ गया तो आप ये लिखना, योग से हमारा आशय यह है कि, ये जो लाइन कॉमन बताया ना मैंने आपको, योग से हमारा आशय यह है कि, या योग से हमारा तात्पर्य यह है कि, ये जो टोन होता है ना, ये जब टीचर पढ़ता है ना तो उसको बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए आंसर लिखने का टोन भी आप चेंज कर सकते हो। तो मांसपेशियों की संरचना से हमारा तात्पर्य यह है कि जिस व्यक्ति की मांसपेशियां की संरचना आकार में बड़ी होती है, उस व्यक्ति के शरीर में जो है शक्ति भी बहुत ही ज्यादा अधिक होती है। अब बात करते हैं गामक इकाइयों की संख्या। जैसे कि मैंने आपके सामने मनुष्य के शरीर के अंदर के भागों को दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। ये हमारा हो गया हड्डी, ये पीछे हमारा रीढ़ की हड्डी, ये हमारा दिल हो जाता है, ठीक है। फिर हमारा श्वसन तंत्र हो जाता है, पाचन तंत्र हो जाता है, फिर ये जो पाइपलाइन है ये हो जाता है पूरा, ठीक है। पाचन क्रिया भी कह सकते हैं, इसमें खाना यहीं से पच के आता है। तो जो हमारा ये पूरा सिस्टम मनुष्य के शरीर के अंदर दिख रहा है, तो जिस मनुष्य के शरीर के अंदर गामक इकाइयों की संख्या, गामक इकाई क्या है तो वो आप समझ लो। गामक इकाई की संख्या का मतलब है सभी मनुष्य का शरीर जो है ना कई गामक इकाइयों से मिलकर बनता है, कई गामक इकाई। मान लो पिता का जो हाइट है वो पुत्र से मैच हो जाएगा, ठीक है। या पिता का अगर वजन ज्यादा है तो पुत्र से मैच हो जाएगा, यानी गामक वहां से हमें मिल रहा है। अब मान लो किसी के अंदर कुछ ज्यादा ही गामक संख्या ज्यादा है, ठीक है, तो उसका विकास भी कुछ ज्यादा ही ज्यादा हो जाता है, ठीक है। ये तो था हमारा शक्ति को निर्धारित करने वाले कारक। अब बात करते हैं हम गति को निर्धारित करने वाले कारक। गति, मान लो ये जो व्यक्ति दौड़ रहा है, बहुत स्पीड से दौड़ रहा है, तो ये दौड़ रहा है ना जिस तरह से, ये गति को दर्शाता है। अब ये व्यक्ति दौड़ क्यों रहा है, या फिर ये दौड़ रहा है तो हमें ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि इसके अंदर गति बहुत ज्यादा है। अब गति इसके अंदर ज्यादा है, इसके भी बहुत सारे कारण हैं, या इसके भी बहुत सारे हमारे कारक हैं, तो उसको समझते हैं। देखो, वीडियो बहुत ही अच्छा है, आप इसको समझोगे तो आपको समझ में आएगा। देखो, गति का अर्थ क्या होता है, कम से कम समय में, कम से कम समय में अधिक से अधिक दूरी तय करना गति कहलाता है, पहला परिभाषा, ठीक है। और किसी व्यक्ति की तुलना में कम समय में दूरी तय करना गति कहलाता है, दूसरा परिभाषा। ये दोनों परिभाषा में से कोई एक परिभाषा आप अपने एग्जाम में लिख देना। और जब भी अगर क्वेश्चन आए ना कि गति को निर्धारित करने वाले कारक, देखो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के दृष्टि से। तो ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। या तो ऐसा आ जाएगा कि शक्ति को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक, या तो गति को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक, या लचक को, या फिर हमारा सहन क्षमता को। चारों में से कोई एक हमारा आ जाएगा 6 नंबर या 5 नंबर के तहत, समझ गए। तो इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति दौड़ता है तो हम ये कैसे महसूस करते हैं कि उसके अंदर गति बहुत ज्यादा है। तो गति को निर्धारित करने वाले भी बहुत सारे कारक हैं, वैसे तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मैंने आपके सामने सिर्फ 5 लिख रखे हैं। मांसपेशियों की संरचना हर कारक में सेम आएगा। यानी अगर आप बताओगे कि सहन क्षमता को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक, तो वहां पर भी मांसपेशियों की संरचना सेम रहेगा। लचक को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक, वहां पर भी मांसपेशियों की संरचना सेम रहेगा, ठीक है। शक्ति को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक, वहां पर भी मांसपेशियों की संरचना कॉमन लाइन है। ये समझ लेना कि कोई सा भी हमारा आ जाए तो उसमें मांसपेशियों की संरचना कॉमन लाइन है, हर चीज में डाल देना, आपका काम चल जाएगा। स्नायु संस्था की गतिशीलता, विस्फोटक शक्ति, लचक, उपाच्य शक्ति, ये जो हमारे 5 कारक हैं, ये हमें यह बताते हैं कि किसी व्यक्ति के शरीर में गति बहुत ज्यादा है, ठीक है। आजकल के व्यक्ति क्या है कि वो खुद ही महसूस करते हैं
ए नाम का व्यक्ति खुद कहता है कि मेरे अंदर गति बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं लोगों से बहुत ही अच्छा हूँ, इंटेलिजेंट हूँ। वो अपनी तारीफ खुद ही कर देता है, ठीक है। और जो बी वाला है वो हर चीज़ देखता है या फिर वो अपनी तारीफ खुद नहीं करता, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि आजकल के व्यक्ति खुद ही महसूस कर लेते हैं कि मेरे अंदर गति बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो कारक मैं आपको 5 बताऊंगा ना, अगर ये कारक आपके अंदर हैं, आपके अंदर विद्यमान है या फिर आपके अंदर है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर गति बहुत ही ज़्यादा है। तो पहले हम समझते हैं कि मांसपेशियों की संरचना से क्या तात्पर्य है। तो जिस व्यक्ति की मांसपेशियों की संरचना आकार में बड़ी होती है ना, तो उस व्यक्ति की गति बहुत ही अधिक होती है। मान लो कि लंबा सा आदमी है, तो उसका पैर का जो टांग है ना, वो एक छलांग यहाँ से लेकर यहाँ मारेगा, और जो छोटा सा आदमी है वो यहाँ से यहाँ तक ही छलांग मार पाएगा क्योंकि उसका पैर ही छोटा है। और कोई लंबा पैर वाला आदमी है, ठीक है, यानी पैर का मतलब है यहाँ पूरे हिस्से से है, ठीक है। तो जिसका पैर लंबा होगा वो यहाँ से डायरेक्ट छलांग यहाँ मारेगा और फिर मारेगा, तो उसके लिए गति बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर कोई छोटा आदमी है तो यहाँ से यहाँ मार रहा है, फिर दौड़ रहा है, फिर दौड़ रहा है, तो उसका पैर का जो टांग है वो भी छोटा रह जाएगा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हो कि जो आकार होता है ना पाँव का या शरीर का, तो वो भी कहीं ना कहीं निर्भर करता है गति को प्रभावित करने वाले कारक के तहत। अब हम बात करते हैं स्नायु संस्था की गतिशीलता क्या है। स्नायु संस्था का क्या अर्थ है? देखो, इस स्नायु संस्था की गतिशीलता का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति बहुत तेजी से दौड़ता है ना, तो उसकी मांसपेशियां भी बहुत ही तेजी से संकुचित तथा शिथिल हो जाती है। मांसपेशियों के इसी संकुचन तथा शिथिलन का, इसी को हम क्या कहते हैं? स्नायु संस्था, ठीक है। इसी को हम कहते हैं स्नायु संस्था की गतिशीलता कहा जाता है। यदि जब किसी व्यक्ति की शरीर, जो शरीर है, उसमें स्नायु संस्था की गतिशीलता जितनी अधिक होगी, व्यक्ति के अंदर उतनी ही गति भी अधिक होगी। तो स्नायु संस्था भी बहुत ही ज्यादा महत्व देता है। अब हमारा विस्फोटक शक्ति। अब विस्फोटक शक्ति में क्या है? तो शक्ति का विस्फोट करना विस्फोटक शक्ति कहलाता है। नाम से पता चल जाता है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं तो वहां पे आप यहाँ पे कोई ट्रिक लगाओगे, कुछ लगा रहे हो, फॉर्मूला लगा रहे हो, नहीं। यहाँ बात चल रही है विस्फोटक, नाम पता चल रहा है यहाँ पर। विस्फोटक यानी कुछ विस्फोट हो जाना, यानी दौड़ते समय शक्ति का विस्फोट हो जाना, और व्यक्ति उस शक्ति को सहन कर जाएगा तो वो दौड़ेगा अच्छी खासी। तो एक बार में पूरी शक्ति को लगा देना, यानी जब मान लो विस्फोटक शक्ति में क्या होता है कि हमारे अंदर एक मोटिवेशन सा जाग जाता है। हम सोचते हैं यार दौड़ेंगे, वो अगर उसके अंदर शक्ति स्पीड में निकाल देगा ना, दौड़ना एक ही बार सोच लेगा मैं दौड़ना है, मुझे दौड़ना ही है, तो उसके अंदर विस्फोटक शक्ति कहीं ना कहीं विद्यमान हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लचक। अब लचक कैसे डिपेंड करता है? देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लचक के बिना तो गति नहीं होगा। अगर किसी के अंदर लचक नहीं है ना, तो उसके अंदर गति का कोई नामो निशान ही नहीं रहेगा, जाहिर सी बात है। मान लो आप एक मोटे आदमी को ले लो, यहां मैं आपको पढ़ाता हूं, पहले आप पहले देखो फिर समझाऊंगा। देखो, लचक का अर्थ होता है कि शरीर में जोड़ों का अधिकतम विस्तार होना लचक कहलाता है। शरीर का जो जोड़ा है ना, जो ये जोड़ा है, ये है, अगर ये अधिक दूर तक मुड़ जाता है ना, मान लो ये पैर है, इसको आपने ऐसे मोड़ दिया, ठीक है, तो ये लचक कहलाता है। और जिस व्यक्ति में लचक अधिक होती है उसकी गति भी उतनी अधिक होती है, जाहिर सी बात है, ठीक है। मान लो एक मोटा आदमी है, मोटे आदमी के अंदर जो वसा ज्यादा होगा, अब वसा ज्यादा होगा तो उसके अंदर जो है कहीं ना कहीं लचक कम होगा। अब जब व्यक्ति के शरीर के अंदर लचक नहीं होगा तो वो कहीं ना कहीं गतिशील तो बिल्कुल नहीं होगा, उसके अंदर गति बिल्कुल भी नहीं होगा। तो लचक के बिना दौड़ना तो असंभव है। कोई मोटा आदमी दौड़ नहीं सकता क्योंकि उसके अंदर लचक ही नहीं है। अब ये व्यक्ति देखो, इसके अंदर इसका पेट जो अंदर है और इसके अंदर लचक बहुत है, जाहिर सी बात है, यहाँ पता भी चल रहा है इसके अंदर लचक बहुत है। जोड़ों का अधिकतम विस्तार भी है, ज्यादा से ज्यादा कर रहा है। यहाँ पे हाथ देखो, उंगली देखो, ज्यादातर मोड़ दिया है इसने, तो ये कहीं ना कहीं क्या बताता है? ये बताता है लचक को। तो आप कह सकते हो अगर गति को पहचानना है किसी के अंदर तो आप उसके लचक को देख लो, अगर लचक ज्यादा है तो आप समझ जाओ उसके अंदर गति भी ज्यादा है। उपाच्य शक्ति का मतलब यहाँ से क्या है? देखो, उपाच्य शक्ति का मतलब है कि तीव्र गति से कार्य करने के लिए मांसपेशियों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर तीव्र गति से दौड़ना है ना, तो मांसपेशियों को अधिक ऊर्जा चाहिए होती है। तो और यह जो व्यक्ति है ना, अगर ये यदि व्यक्ति की उपाच्य शक्ति कम हो तो मांसपेशियों में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी कह सकते हैं हम इसको, ठीक है, तथा सीपी की मात्रा जो है कम हो जाती है, जिसके कारण जो है व्यक्ति की गति में कमी आ जाती है, ठीक है। यानी जब मैं व्यक्ति दौड़ता है तो उसका जो उपाच्य शक्ति है वो बहुत ही कम हो ना, तो वहां पे कहीं ना कहीं उसका जो गति है वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। अगर उपाच्य शक्ति अधिक है तो उसके अंदर गति भी बहुत ज्यादा होगा।
अब बात करते हैं सहन क्षमता। अब जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति आपको पीछे दिख रहा है ये कहीं ना कहीं सहन कर रहा है, ये थक तो चुका है लेकिन फिर भी उस कार्य को कर रहा है। क्यों कर रहा है? इसके अंदर सहन क्षमता ज्यादा है। अब सहन क्षमता ज्यादा है तो इसका मतलब यही है कि इसको कोई ना कोई कारक प्रभावित कर रहा होगा। यानी सहन क्षमता को भी कारक प्रभावित करते हैं, यानी ऐसे कारक जो सहन क्षमता को बता देगा कि आपके शरीर में सहन क्षमता ज्यादा है। तो वो कारक क्या है वो समझते हैं। तो कारक हमारे बहुत सारे हैं जो सहन क्षमता को प्रभावित कर देते हैं। तो पहले समझते हैं सहन क्षमता का अर्थ क्या होता है। देखो, थकने के बाद उस कार्य को जारी रखने की हमारी मांसपेशियों की योग्यता सहन क्षमता कहलाती है, पहला परिभाषा। दूसरा परिभाषा क्या है? थकने के बाद काम करने की योग्यता सहन क्षमता कहलाती है। थकने के बाद कार्य करने की योग्यता सहन क्षमता कहलाती है। बहुत सारे परिभाषा आप कह सकते हो। अब ये प्रभावित हमारा बहुत ज्यादा करता है। यानी पहला हमारा हो गया एरोबिक क्षमता, लैक्टिक अम्ल की सहनशीलता या भी सहन क्षमता, मितव्यय गति तकनीक और मांसपेशियों की संरचना। मांसपेशियों की संरचना चारों में कॉमन है, ध्यान देना। अब जो एरोबिक क्षमता है ये भी 4 प्रकार से है। पहला है ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता, ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का उपयोग और ऊर्जा भंडार। तो ये भी है। तो पहले हम समझते हैं कि एरोबिक जो क्षमता है वो क्या है। देखो, एरोबिक क्षमता का अर्थ हो जाता है सांस लेने तथा सांस छोड़ने की क्षमता। यानी जब व्यक्ति सांस लेता है और छोड़ता है तो इसी के बीच की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? एरोबिक क्षमता। यदि जिस व्यक्ति के अंदर एरोबिक क्षमता अधिक होगी ना तो वो सांस ज्यादा लेगा और छोड़ेगा, लेगा छोड़ेगा। मान लो कि व्यक्ति साइकिल चला रहा है तो उसके जब सांस फूल जाता है ना तो वो मुंह से सांस लेता है, जिससे क्या होता है उसका टॉन्सिल जो है ना वो बढ़ जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है उसे गले में दर्द हो जाता है। तो जब व्यक्ति को साइकिल चलाता है तो उसको अपने मुंह को बंद करना होता है, उसको नाक को से सांस लेना पड़ता है। तो वो जो नाक से सांस ले रहा है ना व्यक्ति साइकिल चलाते समय, वो उसके एरोबिक क्षमता द्वारा किया जा रहा है काम। ठीक है, अगर व्यक्ति मुंह से सांस लेगा तो उसका टॉन्सिल जो है वो बढ़ जाएगा, गले में दर्द होगा। ठीक है, फिर उसकी गोली खानी पड़ेगी। तो इसमें यही है। और एरोबिक क्षमता का मतलब समझ गए आप? यानी जब व्यक्ति थक जाता है, मान लो यहाँ पर आप खड़े हो 10 किलो का कट्टा लेकर सर पे, और आप अपने घर से पहुंच गए हो, बस 2 मिनट की दूरी पर हो, और आप सोच रहे हो कि, और जब आपका सांस फूल गया बहुत ज्यादा, आप थक गए हो, आप सांस तेजी तेजी ले रहे हो, तो अगर आपने उस सांस को तेजी से ले लिया और छोड़ दिया, ले लिया छोड़ दिया, तो ये एरोबिक क्षमता कार्य कर देगा और आप कहीं ना कहीं अपने मंजिल तक पहुंच जाओगे। ये हो जाता है एरोबिक क्षमता। अब एरोबिक क्षमता का सीधा सा मतलब हो जाता है ऑक्सीजन लेना और छोड़ना, ये एरोबिक क्षमता है। अब पहले समझते हैं कि ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता। अगर मनुष्य इतना थक गया है कि वो ऑक्सीजन ग्रहण ही नहीं कर पा रहा तो वो कैसे वो चावल कट्टा जो है घर तक पहुंचा पाएगा? ठीक है, तो हमारे फेफड़े वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करते, फेफड़े जितनी अधिक मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं व्यक्ति की एरोबिक क्षमता उतनी अधिक हो जाती है। जब व्यक्ति ज्यादा सांस लेगा, ठीक है, और कम छोड़ेगा या फिर ज्यादा लेगा, यानी मनुष्य को कहीं ना कहीं ऊर्जा मिलेगा या ऑक्सीजन मिलेगा आप कह सकते हो, तो वो काम ज्यादा करेगा, वो सहन क्षमता उसके अंदर विद्यमान हो जाएगी। ऑक्सीजन का परिवहन, परिवहन का मतलब क्या होता है? जाना आना। ऑक्सीजन मतलब जो सांस लेना है उसका आना जाना, नाम से समझ में आ जाता है फिजिकल में। देखो, फेफड़ों से रक्त में अवशोषित ऑक्सीजन को कार्यरत मांसपेशियों तक ले जाना होता है। रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन जितना बेहतर होगा, खिलाड़ी की एरोबिक क्षमता उतनी ही बेहतर होगी। ये कहा गया है इसमें। अगला क्या है? ऑक्सीजन का उपयोग। मांसपेशियों द्वारा ऑक्सीजन का जितना अधिक उपयोग किया जाएगा उतना ही अधिक खिलाड़ी की एरोबिक क्षमता होगी। ऊर्जा भंडार में क्या है? इसमें ऊर्जा की बात चलती है। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हो। अब हम बात करते हैं आगे, लैक्टिक अम्ल की सहनशीलता। ये हमारा दूसरा था। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको दिखाता हूँ पीछे। देखो, दूसरा हमारा क्या है? लैक्टिक अम्ल की सहनशीलता। इसको विस्तार से समझते हैं। और एरोबिक क्षमता को समझ लिया आपने, उसके चारों पार्ट को समझ लिया। अब बात करते हैं लैक्टिक अम्ल की सहनशीलता या फिर उसका सहन क्षमता भी कह सकते हो आप, 2 नाम है इसके। अब बात करते हैं इसमें क्या है। देखो, तीव्र यानी तेज, शारीरिक यानी शरीर, यानी तेज से शरीर गतिविधियों के दौरान, अगर हमारा शरीर बहुत ही तेजी में दौड़ रहा होता है या फिर कोई कार्य कर रहा होता है, थक गया होता है, तो तीव्र शारीरिक गतिविधियों के दौरान शरीर में जो है ना लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। इसलिए व्यक्ति के अंदर लैक्टिक अम्ल को सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर वो लैक्टिक अम्ल को सहन कर जाएगा तो वो व्यक्ति जो है उसके अंदर कहीं ना कहीं सहन क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, जिस व्यक्ति में लैक्टिक अम्ल को सहन करने की क्षमता होगी उस व्यक्ति में सहन क्षमता भी अधिक होगी। इसका मतलब जाहिर सा यही है कि जब भी व्यक्ति कोई काम करता है, मान लो साइकिल चलाता है तो थक जाता है, 1 किलोमीटर गया, थक गया ना, तो जब उसके अंदर लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है ना, तो वो जब वो अम्ल को वो मनुष्य सहन कर लेगा ना, तो वो
कहीं ना कहीं साइकिल चलाने में कामयाब रह जाएगा। ठीक है, जैसे ये देखो, ये कहीं ना कहीं थक चुका है, ये सांस लंबा लंबा ले रहा होगा, मुंह इसका बंद है क्योंकि इसको पता है मुंह उस समय नहीं खोल सकता। अब बात करते हैं मितव्यय गति विधि तकनीक। ठीक है, देखो मितव्यय ढंग से की गई शारीरिक गतिविधियों के कारण ऊर्जा की कम खपत होती है। इसी कारण किसी भी गतिविधियों को लंबे समय तक जारी रखा जा सकता है। इससे व्यक्ति के क्षमता क्षमता में भी वृद्धि होती है। ठीक है, समझ सकते हो आप, बहुत ही आसान है मितव्यय वाला। तो देखो फिजिकल एजुकेशन का हमारा सब्जेक्ट है, बहुत आसान होता है, बहुत ही आसान फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट होता है। इसमें आप आराम से 80 से लेकर 90 तक ला सकते हो। ठीक है, कोई इसमें मुश्किल नहीं रहता, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हो। इसमें कॉमन लाइन भी है, कॉमन लाइन आप समझ जाओगे तो वो समझ में आ जाएगा। जैसे मांसपेशियों की संरचना ये कॉमन है, चारों में कॉमन है ये। तो जिन व्यक्तियों की मांसपेशियों में लाल फाइबर की प्रतिशत जो है अधिक होती है ना, उन व्यक्तियों में सहन क्षमता अधिक होती है। लाल फाइबर जिसमें भी अधिक होगी ना, जैसे मान लो इसके अंदर लाल खून सा कुछ दिख रहा है आपको, परछाई टाइप का लाल दिख रहा होगा आपको। एक व्यक्ति होता है जो बिल्कुल गोरा सा होता है और उसके अंदर लाल खून जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये है, इसके अंदर को आप लाल लाल कुछ दिख रहा होगा, है ना, तो इसी को लाल फाइबर कहते हैं। ये जो है बढ़ जाता है खून। जैसे मान लो आप, जैसे आप डंबल ले रखे हो हाथ में, तो हाथ में जब आप डंबल उठाते हो तो आपका जो खून है ना एक जगह आकर जमा हो जाता है, तो उसी को कहते हैं लाल फाइबर। ठीक है, तो वो होता है। अब बात करते हैं लचक को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक। जो लचक है, जैसे मान लो ये लड़की आसन कर रही है, तो ये जटिल आसन है। कोई ऐसा व्यक्ति जो कभी जिंदगी में आसन करता ही नहीं है, तो वो व्यक्ति इस आसन को बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ये आसन वह व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर लचक ज्यादा होगा तथा वो हर रोज आसन करता होगा। ठीक है, देखो आसन में क्या है कि इसमें क्या है, लचक बहुत ज्यादा है। जैसे मान लो ये पैर इधर से गया, हाथ उधर से गया, सिर इधर से गया, अब जाहिर सी बात है इसमें जोड़ों का विस्तार हो रहा है, यही तो लचक कहलाता है। तो देखो अपने शरीर में जोड़ों का अधिकतम विस्तार करना, जाहिर सी बात है, परिभाषा बहुत आसान है। अब देखो किसी के अंदर लचक ज्यादा है, ये हम पता कैसे करेंगे, तो उसकी मांसपेशियों की शक्ति को देख लेंगे हम, जोड़ों की बनावट देख लेंगे, आयु लिंग यानी मान लो मेल फीमेल है उनको समझ लेंगे। ठीक है, मांसपेशियों की खिंचाव कितना, वो मांसपेशियां जो खींच सकता है, ज्यादा खींचेगा तो हड्डी टूट जाएगा, फ्रैक्चर हो सकता है। इसलिए जो उसकी सहन क्षमता, जैसे ये लड़की है, इतना इसका जो है पैर मुड़ सकता है, इससे ज्यादा अगर आप मोड़ोगे तो हड्डी टूटने का चांस बढ़ जाता है। तो ये भी समझेंगे। वातावरण यानी किस माहौल में ये कर रही है, मान लो ठंडी का मौसम है, वहां पे ठंडी के मौसम में अगर आप आसन करते हो तो आप आसन सही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप पूरा ठंडी के कपड़े में होगे, आप जैकेट में होगे, जीन्स में होगे, तो आप नहीं कर पाओगे। गर्मी के मौसम में क्या है, आप साधारण कपड़े में होते हो। ठीक है, तो उसमें आप आसन कर सकते हो। जैसे आसन ये लड़की कर रही है तो ये बिल्कुल साधारण कपड़े में है। ठीक है, चोट, अब मान लो यहां पर पैरों में चोट लग गया है, अब लड़की जो है पैर मोड़ ही नहीं पा रही, तो कैसे काम चलेगा, आसन हो ही नहीं पाएगा। तो अगर चोट लग जाता है किसी व्यक्ति को, तो हम कह सकते हैं कि वो लचक उसके अंदर कम हो जाता है। अब इसको बिल्कुल विस्तार से समझते हैं, वीडियो लंबा हो चुका है, वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, चैनल पे नए हो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर क्या रहे हो, क्या सोच रहे हो, आप कर लो सब्सक्राइब। देखो मांसपेशियों की शक्ति ये समझना, ये जैसे ये जो आसन लड़की कर रही है धनुरासन है। ठीक है, अब ये लड़की धनुरासन कर रही है, तो ये आप देख रहे हो इसमें जोड़ों का विस्तार बहुत ही ज्यादा हो रहा है। ठीक है, धनुरासन में बहुत ही विस्तार होता है। ठीक है, अधिक मांसपेशीय शक्ति के कारण लचक में वृद्धि होती है। देखो मांसपेशियों में जितनी शक्तियां होंगी ना, उसका अधिक ही अधिक मतलब कह सकते हो लचक ज्यादा होगा। ठीक है, अब मान लो कि मोटा सा आदमी है जिसमें वसा ज्यादा है, तो वो इस आसन को कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये है, तो यही आप समझ रहे होगे। अब देखो जोड़ों की बनावट, जोड़ों यानी हमारा जोड़ होता है, जो ये मान लो ये जोड़ है, ये जोड़ है, ये जोड़ है। ठीक है, गर्दन का मान सकते हो आप। तो जोड़ों की बनावट कैसी है, क्या यहाँ कभी फ्रैक्चर हुआ है हड्डी में, या फिर यहाँ पे हुआ है, या हाथ में मोच है, या हाथ में चोट लगा है, तो ये समझेंगे, प्रैक्टिकली समझोगे समझ में आएगा। देखो मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के जोड़ होते हैं, इसलिए कुछ जोड़ों में लचक अधिक होती है। मान लो पैर का, किसी का पैर लंबा है ज्यादा, तो उसके पैरों में लचक ज्यादा है, तो वो ज्यादा पैर अपना उछाल सकता है, मोड़ सकता है, फेंक सकता है, किसी को पीट सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो उसका पैर लंबा है। अब किसी का पैर छोटा है लेकिन हाथ लंबा है, तो वो हाथ से कुछ कर सकता है। यानी हर व्यक्ति का जो जोड़ होता है ना, हाथ वाला, पैर वाला, ठीक है, कमर वाला, वो सबका अलग अलग होता है। गर्दन वाला भी, किसी का गर्दन लंबा होता है, किसी का छोटा होता है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं आयुलिंग। मान लो कोई मेल है कोई फीमेल है, तो इन दोनों में अलग अलग होता है काम। ठीक है, यानी जो लड़कियां हैं वो लड़कों की तुलना में क्या कर सकती है और क्या नहीं, वो हम समझते हैं।
आयु तथा लिंग के आधार पर भी लचक जो है उसमें विभिन्नता पाई जाती है। जो लड़के हैं वो कर पाएंगे, लड़कियां नहीं कर पाएंगी। ठीक है, तो आयु लिंग भी कहने का निर्भर कर देता है। तो आप ये समझ सकते हो। मांसपेशियों की खिंचाव, मनुष्य जो है अपना कितना मांसपेशियां खींच सकता है। मान लो कोई तारासन या कोई धनुरासन करना चाहता है, लेकिन उसका हाथ इतना ही पहुंच रहा है, पैर इतना ही पहुंच रहा है, तो क्या वो धनुरासन कभी कर सकता है? नहीं कर सकता। तो मांसपेशियां कितना खींचता है, कितना खिंचाव होता है उसके अंदर, वो भी डिपेंड यहां पर करता है। देखो, नियमित रूप से शारीरिक गतिविधि ना करने के कारण मांसपेशियां छोटी होती है। अगर मनुष्य जो है बिस्तर पे पड़ा रहेगा, साइकिल नहीं चलाएगा, कुछ नहीं करेगा, शारीरिक गतिविधि उसके अंदर नहीं है, वो कुछ भी नहीं करता, बिल्कुल पड़ा रहता है, तो वो जो है ना उसका मांसपेशियां छोटा हो जाएगा, उसका पैर का विकास नहीं होगा, शरीर का विकास नहीं होगा। ठीक है, जिसके कारण जोड़ों का अधिकतम विस्तार भी नहीं होगा, सीमित रूप से सह जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो एक व्यक्ति होता है जो जिसका विकास होता रहता है, जिस व्यक्ति का जो उम्र है वो 15 से मान सकते हो आप 12 से लेकर 25 के बीच में है, तो उसका कहना है हाइट लंबा हो जाता है, दाढ़ी आ जाती है। ठीक है, गले फूल जाते हैं। ठीक है, विभिन्न जगह बाल आने लग जाते हैं। तो वो क्या है, वो विकास का एक घड़ी हो जाता है, किसे हम किशोरावस्था भी कह सकते हैं। ठीक है, युवावस्था भी कह सकते हैं। तो वो एक जो होता है विकास का समय, उस समय क्या है कि मनुष्य का विकास शरीर का बहुत ज्यादा होता है। तो यही बताया गया यहाँ पर मांसपेशियों खिंचाव में कि यही है कि मनुष्य अगर मांसपेशियां अपना खींच पाएगा तो वो आसन कर पाएगा, लचक ज्यादा होगा। और जो व्यक्ति व्यायाम नहीं करता, कुछ नहीं करता, तो खींच ही नहीं पाएगा। तो ये है, वातावरण का बहुत ज्यादा फर्क है। ठंडी में कोई धनुरासन करता है तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसको ठंडी का माहौल वहां पर दिख रहा है। गर्मी में क्या है कि शरीर में ऊर्जा रहता है, पसीने चलते हैं, तो आदमी कर सकता है। ज्यादातर आप देखोगे जो रनिंग का कंपटीशन होता है ना, वो गर्मी में ही लागू होता है। कोई भी रनिंग का कंपटीशन है वो गर्मी में ही लोग करवाते हैं, ठंडी में नहीं करवाते। अधिक तापमान अर्थात गर्म वातावरण में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उसमें लचक की वृद्धि होती है, जबकि कम तापमान अर्थात ठंडा वातावरण में बहुत जैसे जैसे कि बहुत अच्छा उदाहरण है। मान लो ठंडी का मौसम है, आपने जैकेट पहन रखा है, आपने टोपी पहन रखा है, दस्ताना पहन रखा है, तो आप क्या झुक पाओगे? आपके अंदर लचक है? नहीं झुक पाओगे आप कहीं ना कहीं, आपको कहीं ना कहीं कह सकते हो आप दर्द होगा या कुछ परेशानी होगा। लेकिन जो गर्मी का मौसम होता है उसमें आदमी अपना हाथ पैर जितना भी नीचे कर सकता है, कर सकता है, क्योंकि उसको गर्मी वातावरण मिलता है, वहां पे गर्म वातावरण मिलता है। ठीक है, अगर मान लो आपको ठंडी में अगर आपने आग ताप लिया या फिर आपने हीटर के सामने आप बैठ गए, तो कहीं ना कहीं आपका शरीर गर्म हो जाएगा और आपके अंदर लचक जो है वो विद्यमान हो जाएगा। ये बताया गया यहाँ पर। चोट का बहुत ही अहम रोल है। अगर चोट है ना तो लचक शरीर के अंदर मानो ही मत आप होगा। मान लो किसी का यहाँ फ्रैक्चर हो गया है, उसको आप कहोगे तारासन कर लो, तो वो क्या कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, लचक नहीं है। लचक उसको मान लो आज 20 तारीख है, 20 तारीख को उसने तारासन किया और उसने कर लिया, 21 तारीख को उसका पैर टूट गया, 22 को उसका फ्रैक्चर हो गया, 23 को जब वो आसन करने आएगा तो क्या वो कर पाता है? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका फ्रैक्चर हो रखा है। तो लचक तो उसके अंदर था, लेकिन अभी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चोट लग गया है। समझ गए? तो चोट भी निर्भर यहाँ पे करता है। देखो, ऊतकों तथा मांसपेशियों के चोट के कारण अगर कोई व्यक्ति उसको चोट लग जाता है तो उसका जो लचक है वो कम हो जाएगा, जाहिर सी बात है। किसी को हाथ में चोट लग गया है तो वो नहीं कर पाएगा, गर्दन में चोट है तो नहीं कर पाएगा, पैर छिला गया तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, कुछ भी अगर हो गया तो नहीं कर पाएगा। ये हमारा तीसरा टॉपिक अब शुरू हो रहा है, दूसरा हमारा समाप्त हो चुका है। तीसरा क्या है? हृदय वाहिका तंत्र पर व्यायाम के प्रभाव। हृदय यानी जो यहाँ पर ये दिल देख रहे हो आप, तो यहाँ पर जो जो व्यायाम का प्रभाव पड़ता है ना, वो आप समझो। हृदय वाहिका तंत्र पर मान लो कि व्यक्ति व्यायाम करता है 30 दिन लगातार, तो उसका जो हृदय वाहिका तंत्र है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, क्या प्रभाव पड़ेगा आप भी सोचो, तो वो समझना है। जाहिर सी बात है, हृदय वाहिका तंत्र का मतलब हो जाता है हृदय के अंदर ऑक्सीजन लेना, बाहर छोड़ना। देखो, जब कोई व्यक्ति 30 दिन लगातार व्यायाम करेगा तो उसमें उसका जो हृदय वाहिका तंत्र इस प्रकार का होता है। तो इसके अंदर दो प्रकार से प्रभाव पड़ता है। पहला तो व्यायाम के तत्कालिक, दूसरा दीर्घकालिक। और जो तत्कालिक है इसमें क्या है कि पहला हमारा हो जाएगा हृदय गति में कमी, स्ट्रोक आयतन में वृद्धि, कार्डियक आउटपुट में वृद्धि, रक्त प्रवाह में वृद्धि, रक्तचाप में वृद्धि। और जो दीर्घकालीन है इसमें क्या है कि मांसपेशियों का आकार तथा शक्ति में वृद्धि, हृदय की कार्य कुशलता में वृद्धि। ठीक है, हृदय वाहिका तंत्र में व्यायाम के तंत्र में जो है रक्त प्रवाह में वृद्धि, हृदय संबंधी रोगों में कमी, कार्डियक आउटपुट में वृद्धि, रक्त कणिकाओं में वृद्धि। ये आप समझ सकते हो। तो ये है और ये है, इतने प्रभाव पड़ जाते हैं। दीर्घकालीन जो है बहुत लंबे समय तक पड़ता है और तत्कालीन कुछ समय तक पड़ जाता है। ठीक है, ये आप यहाँ पे समझ गए। अब हम ये समझते हैं कि तत्कालिक प्रभाव क्या पड़ते हैं इस हृदय वाहिका तंत्र पे, तो ये समझते हैं। देखो, हृदय वाहिका जो तंत्र है
इस पे जो है ना कहीं अगर कोई व्यक्ति व्यायाम करता है, ताड़ासन करता है, अनुलोम विलोम करता है, धनुरासन करता है, पश्चिमोत्तासन करता है, ठीक है, उष्ट्रासन करता है और कटी चक्रासन करता है और भी बहुत सारे आसन है, तो ये जो करता है मनुष्य, तो इससे उसके हृदय वाहिका तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला, हृदय गति में कमी हो जाएगा। पहली बार अगर कोई व्यक्ति व्यायाम करेगा तो वो थक जाएगा, उसके पैर हाथ में दर्द भी होगा, लेकिन धीरे धीरे क्या करेगा, वो आदत सा उसका हो जाएगा। देखो सामान्य तौर पर जो सामान्य मनुष्य होता है ना, उसका हृदय जो है आराम की दशा में लगभग 72 बार जो है प्रति मिनट धड़कता है। यानी 1 मिनट में जो है मनुष्य का जो हृदय है ना 72 बार धड़केगा। अभी आप चेक कर सकते हो अपना। जबकि एक खिलाड़ी जो है ना, उसका जो हृदय है, ध्यान से समझना, जो सामान्य व्यक्ति है उसका हृदय जो है 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे नहीं, 1 मिनट की बात यहाँ पे हो रही है, प्रति मिनट, ठीक है, 1 मिनट में जो है 72 बार धड़केगा। लेकिन जो खिलाड़ी है उसका जो 1 मिनट में धड़केगा वो 28 से 40 बार ही धड़केगा। क्यों धड़केगा? क्योंकि खिलाड़ी जो है वो जो है परिश्रम वाला व्यक्ति होता है, श्रम कह सकते हो आप, मजदूर। नियमित रूप से व्यायाम के परिणाम स्वरूप हृदय इतना कार्य कुशल हो जाता है कि केवल 42 बार प्रति मिनट धड़कने से भी सारे शरीर की मांसपेशियों में रक्त की पूर्ति हो जाती है। इसे ऊर्जा का कम या आहास होना कहते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है, आपको समझना कैसे, आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो आपको मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूं। समझ में आपको आना चाहिए, अगर समझ में आ गया तो मेरा हर चीज वसूल है। देखो, जो सामान्य व्यक्ति होता है उसका 1 मिनट के अंदर जो है 72 बार जो है उसका दिल है वो धड़कता है, जाहिर सी बात है, समझ गए। जो खिलाड़ी होता है उसका 40 या 28 बार धड़कता है। क्यों? क्योंकि वो परिश्रम ज्यादा करता है, वो दौड़ता है, ठीक है, वो रनिंग करता है, कुछ भी आप वो करता है, खिलाड़ी है वो करता है, ठीक है। तो यही फर्क है, जो सामान्य व्यक्ति है और जो खिलाड़ी है, इन दोनों के बीच व्यायाम नामक शब्द का प्रयोग या फिर उसका फर्क हो जाता है, ठीक है। स्ट्रोक आयतन में वृद्धि, ये क्या है तो इसको समझते हैं। देखो, व्यायाम की तीव्रता तथा अवधि के बढ़ने के अनुरूप ही प्रत्येक धड़कन पर हृदय के बाह्य निलय से निकलने वाले रक्त मात्रा में बहुत ज्यादा जो है वृद्धि हो जाता है। इसी को स्ट्रोक आयतन कहते हैं, ठीक है। एक सामान्य व्यक्ति की विश्राम, जो एक सामान्य व्यक्ति है जब विश्राम के अवस्था में होता है, जब आराम कर रहा होता है, सामान्य व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा होता, बिल्कुल आराम सा होता है, ठीक है, तो उस अवस्था में स्ट्रोक आयतन जो है 50 से लेकर 70 मिलीलीटर प्रति सेकंड या फिर मिनट आप कह सकते हो धड़कता है, ठीक है। और जबकि तीव्रता, जब मान लो कोई व्यक्ति दौड़ रहा है तो उस समय क्या है, व्यायाम के समय वो 110 से लेकर 150 तक बढ़ जाता है। इसी को स्ट्रोक आयतन कहते हैं। तो जब व्यक्ति कह सकते हो व्यायाम करेगा रोज, तो उसके हृदय वाहिका तंत्र पर एक प्रभाव पड़ेगा जिसे स्ट्रोक आयतन कहते हैं। ये भी हमारा पहला प्रभाव जो है ये भी पड़ जाएगा। कार्डियक आउटपुट में वृद्धि, तो कार्डियक आउटपुट में वृद्धि का क्या मतलब है यहाँ पर? तो हृदय द्वारा प्रति मिनट पंप किए गए रक्त की मात्रा कार्डियक आउटपुट कहलाता है। विश्राम की अवस्था में एक सामान्य व्यक्ति का कार्डियक आउटपुट लगभग 5 लीटर प्रति मिनट होता है, लेकिन नियमित रूप से व्यायाम करने से व्यक्ति का जो कार्डियक आउटपुट है वो 20 से लेकर 40 लीटर प्रति मिनट हो जाता है। ये बताया गया, इसमें वृद्धि हो जाएगा। और रक्त प्रवाह में वृद्धि, अगर व्यक्ति रोज व्यायाम करेगा तो उसके शरीर में जो हृदय वाहिका तंत्र है उसमें जो खून होता है ना, खून, उसका प्रभाव बहुत तेजी से होगा, बहुत तेजी से जाएगा, वो रन करेगा, ठीक है। नियमित रूप से व्यायाम करने से व्यक्ति के शरीर में रक्त प्रवाह में वृद्धि हो जाता है, ठीक है। मनुष्य के अंदर जो खून होता है, रक्त होता है, जो ब्लड होता है, उसमें कहीं ना कहीं रफ्तार सा आ जाएगा। रक्तचाप में वृद्धि, रक्तचाप में वृद्धि क्या है? तो व्यायाम के दौरान रक्त की आपूर्ति में वृद्धि के कारण रक्तचाप में भी वृद्धि होती है। यदि व्यायाम नियमित रूप से किया जाए तो रक्तचाप का स्तर भी नियमित सा हो जाता है, ठीक है। अब तो था हमारा श्वसन तंत्र पर, हृदय वाहिका तंत्र पर। तो हृदय वाहिका तंत्र पर व्यायाम के क्या प्रभाव पड़ते हैं ये हमने समझ लिया। अब व्यायाम का जो है ना ये दीर्घकालीन प्रभाव जो है इस पे क्या पड़ता है? अभी तक हमने क्या समझा? तत्कालिक प्रभाव, तत्कालिक प्रभाव अभी तक हमने समझा है। अब हम समझते हैं दीर्घकालिक प्रभाव क्या पड़ता है हमारे हृदय वाहिका तंत्र पर।
देखो हृदय वाहिका तंत्र पर पहले क्या प्रभाव पड़ता है ये समझते हैं। देखो मांसपेशियों का आकार तथा शक्ति में वृद्धि हो जाता है। जो मनुष्य का मांसपेशियां होता है ना, उसमें आकार में वृद्धि, यानी उसका कहीं ना कहीं कद लंबा या हाइट लंबा कह सकते हो आप, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप कह सकते हो हृदय वाहिका तंत्र पर भी उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। हृदय की कार्य कुशलता, यानी आप कह सकते हो जो हृदय का जो भी काम होता है ना, वो बहुत ही अच्छा होगा। हार्ट अटैक नहीं आएगा, हार्ट अटैक होता है ना एक, वो नहीं आएगा, तो इससे बचेगा व्यक्ति व्यायाम करने से। हृदय रोगों में कमी, हृदय संबंधी जो भी रोग है, जैसे हार्ट अटैक हो जाता है, तो इस सबसे मनुष्य जो है बच जाएगा। रक्त प्रवाह में वृद्धि, मनुष्य के अंदर जो है खून दौड़ता है, तो उसमें कहीं ना कहीं वृद्धि हो जाएगा, बहुत तेजी से दौड़ेगा। नियमित रक्तचाप, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं, अगर कोई व्यक्ति व्यायाम करेगा ना, तो उसके श्वसन तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। श्वसन तंत्र यानी ऐसा तंत्र जिससे हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, ये श्वसन तंत्र कहलाता है। अब श्वसन तंत्र पर व्यायाम का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूरा हमारा फिजिकल एजुकेशन, तो इसमें हम कहीं ना कहीं मनुष्य का जो शारीरिक शिक्षा होता है उसको समझते हैं। पहला हमारा प्रभाव पड़ेगा श्वसन क्रिया दर में कमी, जो श्वसन की क्रिया करने की जो दर होती है ना, उसमें कमी आ जाएगी, ये पहला प्रभाव है व्यायाम करने का। दूसरा क्या है, श्वसन तंत्र की मांसपेशियों में मजबूती, जो श्वसन तंत्र हमारा है ना पूरा, इसमें मांसपेशियों में वृद्धि हो जाएगी, मतलब मजबूत हो जाएगा मांसपेशियां, ठीक है। श्वसन अंगों के आकार में वृद्धि, जो श्वसन का अंग होता है ना ये पूरा, इसके आकार में वृद्धि हो जाएगा। अगला क्या है, श्वसन संबंधी रोगों में कमी, जो श्वसन संबंधी जो रोग होता है, जैसे मान लो आपको मैं उदाहरण दूं, तो रोग जो भी होता है, जैसे अस्थमा मान सकते हो आप, अस्थमा भी श्वसन संबंधी रोग ही है, तो वो हो जाएगा हमारा अस्थमा। अगर कोई व्यक्ति सांस लेता है तो सीटी जैसी आवाज आती है अस्थमा में, पढ़ा था ना मैंने आपको, तो सीटी जैसी आवाज आती है उसमें, तो अस्थमा भी हो जाएगा, उससे छुटकारा पा जाएगा व्यक्ति। वायु की मात्रा में वृद्धि, मनुष्य अधिक वायु ग्रहण करेगा। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका सांस तुरंत ही फूल जाता है, वो सांस लेता 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 उसका सांस फूल गया, तो व्यायाम करेगा तो उसका सांस कहीं ना कहीं नहीं फूलेगा, नियमित रूप से उसका जो सांस है वायु की मात्रा में वृद्धि, मतलब मेंटेन सा हो जाएगा। ये तक तो हमारा ये था। अब हमारा इस वीडियो का पार्ट 1 का लास्ट टॉपिक हमारा है, वो है मांसपेशीय तंत्र पर व्यायाम के प्रभाव। अभी तक हमने क्या समझा, अभी तक हमने हृदय वाहिका तंत्र पर व्यायाम के प्रभाव को समझा, ठीक है, और मांसपेशियों हमारा जो श्वसन तंत्र था, इसके ऊपर जो प्रभाव पड़ता है उसके बारे में समझा था। वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब तुरंत कर लो, ठीक है। तो प्रभाव क्या पड़ता है मांसपेशीय तंत्र पर व्यायाम का, तो मांसपेशीय तंत्र यानी वैसे तंत्र जहां मतलब मांसपेशिया जो होता है ना, हमारा जो बॉडी होता है, जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, ठीक है, ये होता है मांसपेशिया। अब मांसपेशिया पे क्या मतलब होगा इसका प्रभाव, तो मांसपेशियों के आकार में वृद्धि, ठीक है, मनुष्य का जो पेट है अंदर जाएगा, सीना बाहर आएगा, और हाथ कहीं ना कहीं उसका मेंटेन सा हो जाएगा, वसा कम हो जाएगा, ठीक है। नई कोशिकाओं का निर्माण भी हो जाएगा इसी तहत। और देर से थकना, मनुष्य अगर व्यायाम रोज करेगा तो उसका जो मांसपेशियां देर से थकेगा, बहुत देर से थकेगा, जल्दी नहीं थक सकता वो, आप उससे कोई भी काम करवा लो। शरीर की आकृति में सुधार, जो मनुष्य का शरीर होता है ना, कोई ऐसे सा चलता है, कोई टेढ़ा चलता है, कोई झुक के चलता है, लेकिन जब मनुष्य व्यायाम रोज करेगा ना, तो उसका जो बॉडी है ना, बॉडी वो एकदम सीधा सा हो जाएगा, यानी मनुष्य सीधा बैठेगा, रीढ़ की एकदम हड्डी जो है वो बिल्कुल सीधी हो जाएगी, ये हो जाएगा आकृति में सुधार। अतिरिक्त वसा में कमी, जाहिर सी बात है अगर मनुष्य रोज व्यायाम करता है तो वसा तो सबसे पहले कम हो जाएगा। तो ये हमारा पार्ट 1 था, कैसा लगा आपको, अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, और अच्छा नहीं लगा तो भी बता देना आप, है ना, आपके लिए पूरा छूट है। और देखो अगर आप चैनल पे नए हो, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो आप एक तरह आप कह सकते हो आप अपने क्लास को ही धोखा दे रहे हो, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना इतना इंपॉर्टेंट है जितना कि आपको बोर्ड एग्जाम में नंबर लाना। नंबर अगर आपको 100 में से 100 लाना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी 100 में से 100% आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बेल आइकन पे क्लिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो लाइक कर देना अगर आपको अच्छा लगा है तो, ठीक है। वीडियो शेयर कर देना, कमेंट कर देना, तो कहीं ना कहीं हमारा जो आपको पढ़ाने का जो मेहनत है वो वसूल हो जाएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करोगे तो बहुत ज़्यादा फायदा है, ठीक है। तो फिर यही हमारा वीडियो था, कैसा लगा आपको, अच्छा लगा तो आप मुझे बताना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।